सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। गुज़िश्ता एक माह में कराची के शहरियों ने बिजली की फराहमी और निज़ाम में बेहतरी के हवाले से सुख का सांस लिया है, चूँकि इस दौरान इस शहर में हमने देखा कि बारिशों के 1 से 2 बहुत ही शदीद स्पेल्स आए और जिसमें हमने तेज़ हवाएं भी चलती देखी, उसके साथ आंधी भी बहुत ख़तरनाक थी। लेकिन इस बार कराची के शहरियों ने आंधी, तूफ़ान और शदीद बारिशों के दौरान भी बिजली के फॉल्ट्स नहीं देखे, कहीं लाइट नहीं गई, तमाम फीडर्स प्रॉपर काम करते रहे और बिजली चले जाने की कोई शिकायत कहीं से मौसूल नहीं हुई। इसके साथ ही के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी में फ़र्क को वफाकी हुकूमत ने भी सराहा, इसकी तारीफ़ की। 14 अप्रैल से मुल्क भर में आलमी हालात की वजह से RLNG की कमी के बाइस लोड शेडिंग का ऐलान वफाकी सतह पर किया गया था, लेकिन कराची और हैदराबाद को मुल्क भर में होने वाले इस लोड शेडिंग से अलहदा रखा गया। कराची में इस अचीवमेंट के पीछे के इलेक्ट्रिक की मिसाली कारकर्दगी और नई मैनेजमेंट का हाथ है। कराची पाकिस्तान का कमर्शियल हब है, जहां 1 घंटे का बिजली का ब्रेकडाउन करोड़ों रुपए के खसारे की सूरत में सामने आता है। के इलेक्ट्रिक की नई मैनेजमेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक और कई वेंचर्स के चेयरमैन समीर चिश्ती की सरबराही में एक ही माह में साबित कर दिया है कि एक आला और कॉम्पिटेंट क़यादत रातों रात निज़ाम को कैसे यकसर तब्दील कर सकती है। इस तब्दीली के लिए नई के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट ने 1.3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, जो सिस्टम में बेहतरी के लिए सर्व किए जाएंगे, जिसमें सोलर के साथ जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रीन्यूएबल एनर्जी जैसे मनसूबे शामिल हैं। लेकिन ये 1.3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इन नए मनसूबों के लिए सिर्फ पहली किस्त है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए नई मैनेजमेंट मजीद भी इन्वेस्टमेंट के लिए मुकम्मल तैयार नजर आ रही है। इस हवाले से चेयरमैन के वेंचर्स और डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक समीर चिश्ती के विजन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का मकसद कराची को रिलायबल सस्ती बिजली की फराहमी उनका बुनियादी मकसद है और इसके साथ ही उनके विजन में हुकूमत के साथ कस्टमर्स और मुलाजमीन के लिए के इलेक्ट्रिक के इदारे को एक ऐसे इदारे में तब्दील करना है जो कराची की एनर्जी ज़रूरियात को पूरा करने के साथ मुंसलिक इकोसिस्टम्स को साथ लेकर चले और इनोवेशन के जरिए सर्विसेज में बेहतरी लाई जाए। इस हवाले से केई वेंचर्स के CEO अदीब अहमद ने भी इस बात का इजहार किया है कि केई के निज़ाम में बेहतरी लाना हमारे लिए एक बड़ा मौका है और हम इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाने के मुंतज़िर थे। इनके मुताबिक के इलेक्ट्रिक के बुनियादी ढांचे में बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। साथ ही इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर्स के शोबों की एक वसी रेंज में नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन को शामिल करने की भी गुंजाइश है। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि कई वेंचर्स इस बात को अच्छी तरह समझता है कि कराची का मुस्तकबिल, उसके लिए उसके मुताबिक प्लेटफॉर्म्स और माहौलियाती निज़ाम में इनोवेशन लाना बहुत ज़रूरी है। इनोवेशन और निज़ाम की बेहतरी के हवाले से शहरियार चिश्ती के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन बनने के बाद बिजनेस कम्युनिटी की उनके बारे में राय बहुत अहमियत रखती है। इस बारे में कराची स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चनाय हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने किन ख्यालात का इजहार शहरियार चिश्ती के इलेक्ट्रिक का चेयरमैन बनने पर किया, ये मुलाहिजा कीजिएगा। साहब का कि ये MD के प्रोपोजिशन पर आना, मैं समझता हूँ कि अच्छी तब्दीली है। शहरियार साहब एक पुराने मंजे हुए प्रोफेशनल भी हैं और उस काम को समझते भी हैं और मैं समझता हूँ कि ये कंपनी को जो है वो बेहतर तरीके से आगे चला सकेंगे। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसके बाद रिसेंटली आपने चेंजेस भी देखने शुरू किए हैं के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज एक अच्छा फैसला है और इसके अच्छे दूरस्थ नताइज बरामद होंगे। तो कराची की बिजनेस कम्युनिटी को बहुत बेहतर उम्मीदें इस फैसले से वाबस्ता हैं और इस हवाले से साबिक वज़ीर IT और मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट मियाँ जाहिद हुसैन के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में शहरियार चिश्ती के वजह से चेयरमैन अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत हौसला अफजा नजर आए। उन्होंने भी प्रोग्राम व्यापार में इन ख्यालात का इजहार किया। जी, शहरियार चिश्ती साहब ये एक नए अज़्म और इरादे के साथ आए हैं और ये जो कराची की यूटिलिटी है ये इन्होंने ली है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इनके आने से अब ये इदारा और बेहतर होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी और इसमें और मॉडर्नाइजेशन भी होगी और जो लोगों को सहूलत है। मारूफ इकोनॉमिस्ट चौधरी अकमल ने भी इस अहम तैनाती पर अपनी राय दी। उन्होंने किस तरह अपने ख्यालात का इजहार किया, ये भी मुलाहिजा कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। साहब जो है ना, देखिए एक प्रोफेशनल थॉरो जेंटलमैन है और मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक को बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफेशनली जो है वो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ऑल दो जो मैं देख रहा हूँ कि उसमें अच्छी जो है ना वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और उसके बाद एक इदारे का अगर प्रोफेशनल CEO शहरियार साहब की तरह का आता है तो मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो थोड़ी बहुत भी लोगों की कंप्लेंट्स हैं या लोगों के मसाइल हैं, अपार्ट फ्रॉम अब एक तो एक इनहेरेंट कराची तो इंशाल्लाह रोशनियों का शहर बन ही रहा है और उसमें कई डेफिनेटली बहुत अहम किरदार है।
अब मुल्क के दीगर शहरों में इस वक्त लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत हाल है, जिसमें लाहौर है, पेशावर है, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा जैसे शहरों में भी बुरा हाल है। यहाँ पर बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और सोशल मीडिया पूरा का पूरा इसमें हमें भरा हुआ नजर आता है। लोगों का रिएक्शन इन शहरों से सामने आ रहा है, जहाँ कहीं 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, कहीं 16 घंटे और कहीं कहीं 18 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की शिकायत लोगों की जानिब से की जा रही है। लेकिन इन चैलेंजिंग हालात में भी लोड शेडिंग के हवाले से कराची में सूरत हाल खासी हद तक अंडर कंट्रोल है और के इलेक्ट्रिक की गुज़िश्ता 30 से 35 रोज़ की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए अब न सिर्फ आवाम बल्कि बिजनेस कम्युनिटी भी शहरियार चिश्ती के चेयरमैन बनने के बाद के इलेक्ट्रिक में मजीद बेहतरी की उम्मीद और तवक्कुआत रखती है। और जाहिर है कि इसकी बुनियादी वजह उनके बिजनेस के कामयाब ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। डेवो बस सर्विस जो उनका एक बड़ा बुनियादी बिजनेस है, जो आज से 15 साल पहले शुरू हुआ, इस वक्त मुल्क में हर छोटे बड़े शहर में अपने कामयाब नेटवर्क और बेहतरीन सर्विस के साथ आवाम में इंटर सिटी ट्रैवलिंग के हवाले से अभी भी अव्वलीन चॉइस है, जिसमें हर आने वाले दिन के साथ नई इनोवेशन और फैसिलिटीज़ जुड़ती चली जा रही हैं। इसके साथ साथ शहरियार चिश्ती की तरजीहात में पाकिस्तान को इंडस्ट्रियली और इकोनॉमिकली एक ऐसे मुल्क की सूरत में तरक्की देना है जिसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के जरिए मुल्क की मईशत को सपोर्ट करना शामिल है। इसी सिलसिले की एक और कड़ी लोटे केमिकल्स में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, जहां एक गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान से रोल बैक कर रही थी और उसकी वजह से इंडस्ट्रियल केमिकल्स की मुल्क में किल्लत पैदा हो सकती थी। इस सप्लाई शॉक को इंडस्ट्री तक पहुंचने से पहले शहरियार चिश्ती ने समझा और लोटे केमिकल्स के प्लांट को एक लम्हे के लिए भी बंद ना होने दिया और यूं मुल्क की मईशत में बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरह से अपना हिस्सा डाला। शहरियार चिश्ती की सरबराही में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के एक और मंसूबे लिबर्टी पावर प्लांट के काबिल इंजीनियर्स ने एक डीजल बस को मुकम्मल इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट करने का कारनामा भी अंजाम दिया है, जिसकी रेंज इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक बसेस के मुकाबले में भी 100% ज़्यादा है। यानी जहां एक इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक बस ज़्यादा से ज़्यादा 250 किलोमीटर की रेंज रखती है, वहाँ लिबर्टी पावर प्लांट के काबिल इंजीनियर्स की तैयार करदा बस 450 किलोमीटर की रेंज रखती है। यूँ ये बात साबित है कि इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के जरिए दस्तियाब वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल का हुनर एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती को खूब आता है। तो अब ये के इलेक्ट्रिक में जो हमने पिछले 30 से 35 दिनों में बेहतरी देखी है, मजीद कितनी बेहतरी की ज़रूरत है और ये कितना खुशगवार तब्दीली हम इसको कह सकते हैं जो पिछले 30-35 दिनों में आई है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुजाहिद परवेज चट्टा साहब, साबिक CEO एलेस्को के। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी एक बड़ा वाज़े चेंज हमने पिछले 30-35 दिनों में देखा और जब दुनिया के हालात ख़राब हुए, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग का ऐलान फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से किया गया, तब भी हमने देखा कि के इलेक्ट्रिक को उससे इस्तिस्ना दिया गया, चूँकि ज़ाहिर है सरप्लस बिजली मौजूद थी। बड़े बेहतर अंदाज से ये पिछले 30-35 दिनों में इंतज़ाम चला है। तो क्या कहेंगे आप इस पूरी सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा मेरी आपसे जब भी पावर सेक्टर के इलेक्ट्रिक या किसी टॉपिक में बात हुई तो मैं आपको हमेशा एक बात कहता था कि यूटिलिटी सर्विसेज को आप प्राइवेटाइज करें, नो इशू, लेकिन इनकी मैनेजमेंट और इनका कंट्रोल उन लोगों को दो जो प्रोफेशनली इनको चला सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जितना भी आपने बताया वो मेरे और आपके व्यूज़ नहीं है, आपने जो स्टेक होल्डर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके व्यूज़ पब्लिक के सामने रखे और वो चंद दिनों में दे आर शोइंग सेटिस्फैक्शन। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो एशिया पाकिस्तान ग्रुप है जिसने इसको टेक ओवर किया है, हमारे पास पावर सेक्टर की हर तरह की रेलेवेंट एक्सपर्टीज अवेलेबल है। इंजीनियर, एनर्जी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, HR सेक्टर, हमारे बोर्ड को देख लें, हमारी जो नई मैनेजमेंट आई है उसको देख लें, उसमें इन तमाम फील्ड्स के प्रैक्टिकल लोग शामिल हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं ये काम करके दिखाया हुआ। और नंबर 2 जो हमारे चेयरमैन हैं, अगर मैं उन पे थोड़ा सा उनकी प्रोफाइल शेयर करूं आपके साथ, तो ही केम बैक फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, started business in Pakistan from Davos, and now he is running energy sector, he is running engineering sector। हम नए ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, हम लोटे केमिकल में हैं, अब इंशाल्लाह ये के इलेक्ट्रिक ले लिया, मैं इस पे आगे और बोलता हूँ। उन्होंने एक डिवर्सिफाइड बिजनेस सेट करके ये साबित किया है कि अगर आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं इस मुल्क में। उन्होंने इसको सक्सेस स्टोरी बना के बताया है कि बाहर भागने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी कामयाब बिजनेस किया जा सकता है। अब के इलेक्ट्रिक को हमने जिस दिन से टेक ओवर किया,
पहले भी हम इसके मसाइल से पूरी तरह अवेयर थे। हमने इनको मज़ीद 3-4 दिन लगा के जो रेलिवेंट मैनेजमेंट है उनसे सारी ब्रीफिंग ली है। हमने प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया है। बहुत से इशू और बात जो इमीडिएट हल होने वाले हैं उनको शॉर्ट टर्म प्लानिंग में डाला है, कुछ मीडियम टर्म प्लानिंग में है, कुछ लॉन्ग टर्म में है। क्योंकि जब एक अदारा 6-7 साल से डी ट्रैक हुआ हो तो उसके कुछ मसाइल तो इमीडिएटली हल हो सकते हैं, कुछ के लिए आपको टाइम लगेगा। ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो असल बात यह है कि व्हेन यू स्टार्ट इन द राइट डायरेक्शन तो चीज़ें ठीक होनी खुद ही शुरू हो जाती हैं। आपने खुद देखा इस वक्त चेंज आई, मैं ये नहीं कहता ज़ीरो होगी ट्रिपिंग, बहुत बेहतरी आई है। हम इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फोकस कर रहे हैं, हम जनरेशन पे की एनर्जी मिक्स को ठीक करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। और मतलब ये 29-30 मार्च से लेके और फिर 2 अप्रैल तक जो जिस तरह 2 स्पेल्स आए बारिश के और जिस तरह हमने आंधी और तूफानी हवाएं चलती इस शहर में देखी, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स गिरे, मुख्तलिफ हादसात हुए, लेकिन उसमें सारे के सारे फीडर्स के इलेक्ट्रिक के प्रॉपर काम करते रहे। हमने कहीं कोई ये कंप्लेन नहीं सुनी कि कहीं कोई जैसे पहले तार टूट जाते थे, लोड शेडिंग हो जाती थी, 2 बूंद बारिश के कतरे आते थे और पूरा आधे से ज़्यादा शहर तारीकी में डूब जाता था और फिर उसकी रिकवरी का कोई आसार ही नहीं होते थे जब तक वो बारिश रुके, शहर सूखे, उसके बाद फिर लाइट आती थी। 2 अप्रैल को ऐसा कुछ नहीं हुआ और पूरा का पूरा कराची इसका गवाह है। इसमें कोई 1-2-4 लोग तो नहीं बात कर सकते, ये तो सबके साथ ही मामला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, बाई चांस ऑन बोथ डेज आई वाज इन कराची। जिस दिन कराची में ये शदीद बारिश हुई है, आई वाज इन कराची बाई चांस, ठीक है। तो ड्यूरिंग ब्रीफिंग हमने ये भी नोट किया कि हेड ऑफिस और फील्ड ऑफिसेज और फॉर्मेशन के दरमियान कुछ कम्युनिकेशन गैप है। अच्छा। जो टाइमली उनको परसू ही नहीं किया जा रहा कि भाई बारिश आ गई है, आंधी आ गई है, जल्दी करो, इसको चेक करो, चलाओ। हमने उसका एक सिस्टम डेवलप किया है। इस वक्त एक टीम बैठी हमारे हेड ऑफिस में, राउंड द क्लॉक फील्ड ऑफिसर्स के साथ ऑन बोर्ड है, स्पेशली इन टाइम ऑफ रेन एंड विंड स्टॉर्म। एक बात में थोड़ी सी मौके का फायदा उठाते हुए जरूर क्लियर करूंगा। बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हुई, लेकिन हैस्को और कराची को उसमें एग्जम्पशन है। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है इस क्राइसिस के बावजूद। एक चीज मैं बताऊं कि ये लोड शेडिंग का लफ्ज थोड़ा सा ना मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है पब्लिकली। पब्लिक में कहीं वैसे भी बिजली बंद हो तो उसको लोग लोड शेडिंग कर देते हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए इसको क्लियर करना चाहता हूं कि जब एक सिस्टम है, वो बिजली का है, वो गैस का है, वो वाटर का सिस्टम है, तो उसकी मंथली, क्वार्टरली, एनुअल मेंटेनेंस भी जरूरी होती है। कोई सिस्टम ऐसा दुनिया में नहीं है, इवन आप गाड़ी चलाते हैं उसकी भी कुछ 1000 किलोमीटर के बाद आपको ऑयल चेंज के लिए जाना पड़ता है। तो वो जो मेंटेनेंस के लिए शटडाउन बकायदा ली होती है, दैट इज नॉट लोड शेडिंग। इसको कुछ लोग मिस इंटरप्रेट करके लोड शेडिंग का नाम देते हैं, दैट इज नॉट लोड शेडिंग। तो इंशाल्लाह इट इज द बेस्ट टीम, हाईली प्रोफेशनल, ऑल टाइप ऑफ एक्सपर्टीज इज देयर। हमने प्रॉब्लम्स को लेके डिवाइड कर लिया है, हमने इस पे काम शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे, स्मार्ट मीटरिंग पे आएंगे, लोगों को सोलर पे भी इंकरेजमेंट देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, ट्रांसमिशन सिस्टम को और बेहतर करेंगे, जनरेशन को। मैं बार बार आपके प्रोग्राम याद करें, मैं कहता था द ओनली सोल्यूशन इज कि रिन्यूएबल और चीपर एनर्जी पे जाए। ये पुराने और इम्पोर्टेड जो फ्यूल और सोर्सेज है, इनसे हटेंगे तो बिजली सस्ती होगी। तो दिस इज द टॉप प्रायोरिटी प्लान ऑफ न्यू मैनेजमेंट ऑफ के इलेक्ट्रिक। सही। और ये जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर अब मजीद इन्वेस्टमेंट लगेगी, टेक्नोलॉजी से इसको हम आहंग किया जाएगा। जो माजी के 8-10-15 साल में जो कमियां, खामियां, कोताहियां रह गई हैं, वो हमने 30-35 दिनों में काफ़ी हद तक ओवरकम होते देखी हैं। तो ये सिलसिला अब आगे बड़ी बेहतरी के साथ जारी रहेगा। इस पे इन्वेस्टमेंट होगी प्रैक्टिकली, और टू इन्वेस्टमेंट होगी। और वो कहते हैं ना कि वन टेस्ट इज 1000 एक्सपर्ट ओपिनियंस। ये चीजें प्रैक्टिकली नजर आएंगी, सिर्फ बातों में नहीं नजर आएंगी।
सही। और अब चूंकि ज़ाहिर है मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और माजी में कराची में क्या हाल हुआ करता था वो सबके सामने ही है। तो अभी जो पिछले 30-35 दिन में हमने एक ओवरनाइट एक बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज देखा है, तो ये ज़ाहिर है अब उम्मीद और यकीन भी है कि यही सिलसिला अब आगे भी जारी रहेगा और ये गर्मियाँ कराची वालों के लिए माजी की गर्मियों से बड़ी मुख्तलिफ नज़र आएंगी। इंशाल्लाह मैं बता दूं, इन कमिंग मंथ की डिमांड को फोरसी करते हुए और एज ऑन टुडे अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फ्यूल गैस एंड कीपिंग इन व्यू द एक्सपेक्टेड डिमांड इन फ्यूल एंड गैस, हमारे चेयरमैन साहब कल भी इस्लामाबाद थे, आज भी इस्लामाबाद बैठे हुए हैं। दे आर हैविंग मीटिंग विद ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू इंश्योर दैट K Electric will have sufficient supply of power as per demand in coming months. सही। चलें मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली किसी नशिस्त में हम ज़रा जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसको देंगे। मुजाहिद परवेज़ सट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ मॉनेटरी पॉलिसी में 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। अब ये इजाफा तकरीबन 3 साल के बाद हुआ है। 10.5 से 11.5% पर यह पॉलिसी आ गई है, लेकिन 3 साल पहले जो 22% पर यह मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, वो कम होते होते हमने आधे से भी कम 10.5% तक आते देखा। जब बिज़नेस कम्युनिटी की डिमांड होती थी कि इसको 5% कम किया जाए, 500 बेसिस पॉइंट्स की कमी लाई जाए, तो हम देखते थे कि 50 बेसिस पॉइंट्स से 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी आती थी। जब 250 से 300 बेसिस पॉइंट्स की डिमांड होती थी तो वो स्टैटिक रहती थी, लेकिन ये इजाफा कभी नहीं हुआ था। और अब इस इजाफे की वजह स्टेट बैंक की जानिब से बताई गई है कि इस वक्त जो खलीजी ममालिक की जो सूरत हाल है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से पूरे दुनिया में इस वक्त ऑयल प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, उसकी रफ्तार को थोड़ा सा स्लो करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। लेकिन ज़ाहिर है इसका बराह रास्त असर अब फाइनेंसिंग चूँकि महंगी हो जाएगी तो एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा, हमारी बिजनेस एक्टिविटी इससे किस हद तक श्रिंक या लिमिटेड हो जाएगी। इस पर हम बात करेंगे। अहमद चनाई साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, अब वक्त निकाला आपने। अब ये महंगाई को कंट्रोल करना इस अंदाज से इस वक्त बहुत ज़्यादा हुकूमत के लिए ज़रूरी था, या फिस्कल स्पेस इतना था कि कम से कम इसको कम नहीं करते तो 10.5% पर ही बरकरार रखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं कि 4% कम करना चाहिए था, 5% कम करना चाहिए था, तो वो तो कुछ भी डिमांड किया जा सकता है, लेकिन रियलिटी ये है और रैशनल ये है कि जो भी शराय सूद है वो हमेशा जो शराय महंगाई है उससे डिटरमिन करती है कि हमारा इन्फ्लेशन क्या चल रहा है और हमारा डिस्काउंट रेट क्या चल रहा है। हमारा इन्फ्लेशन अगर आखिर में जब हम ये 10.5% पे थे और वॉर से पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं बड़े उससे कहता हूं कि उस वक्त पोजीशन ये थी कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 4-5% चल रहा था, और इस 4-5% इन्फ्लेशन के अंदर जो है वो हमने ये कहा था कि जी 10.5% की जगह सिंगल डिजिट में आ जाना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट से हमेशा 2-2.5% ऊपर डिस्काउंट रेट होता है। तो आज अगर 5-6% से हम बढ़ के 7-8% पर आ गए हैं तो भी 10.5 पे हम बहुत कंफर्टेबल थे, और ये 10.5% जो है वो चलाया जाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें 1% इजाफा करके मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो हमारी मईशत के लिए भी, कारोबारी इदारों के लिए भी, और हमारी आम आवाम पे जो महंगाई का बोझ है वो भी ज़्यादा पड़ेगा। तो इस वक्त थोड़ा सा रैशनल एटीट्यूड स्टेट बैंक को लेना चाहिए था, और इस रैशनल एटीट्यूड में जो है वो ना बढ़ाते या सिंबॉलिक 0.25% बढ़ा देते तो मैं समझता हूँ कि एक इम्पैक्ट भी चला जाता, एक मैसेज भी चला जाता, और साथ साथ जो हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन रेट के बराबर के से मुताबिकत होना चाहिए, वो भी हो जाता। तो अहमद साहब, अब ये इससे हमारी इस 1% से हमारी एक्सपोर्ट्स जो कि ज़ाहिर पहले ही हालात के पेश नज़र बहुत महदूद हुई हुई हैं, और हमारी जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है हमारा, वो भी अभी रिसेंटली हमने गैलप सर्वे देखा, उसमें भी किसी हद तक कमी आई है, चूँकि दुनिया के हालात इस वक्त सबके सामने ही है। तो अब ये दो चीज़ें कितनी मुतासर होंगी? हम स्टॉक मार्केट को ग्रेजुअली एक डाउनवर्ड ट्रेंड उसमें देख रहे हैं, डिक्लाइन देख रहे हैं, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो पहले ही शेकी नज़र आ रहा है। एक्सपोर्ट्स हमारी कितनी मुतासर होंगी इससे? देखिए, जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, जाहिर है स्टॉक मार्केट एक सेंसिटिव मार्केट है। दुनिया के हालात, पाकिस्तान के हालात, और इसके बाद फिर फिस्कल मेजर्स जो हैं उससे मार्केट बड़ी अफेक्ट करती है, और मार्केट अफेक्ट कर रही है, आपके सामने ही है। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये अगर वॉर वाले हालात ठीक हो जाते हैं
तो फिर एक बड़ी स्पेस मिल जाती है और मार्केट बहुत बेहतर परफॉर्म कर जाएगी। रहा सवाल एक्सपोर्ट का, तो एक्सपोर्ट मार्केट में जाहिर है 1% इंटरेस्ट बढ़ने से जो है वो काफ़ी फर्क पड़ जाएगा और लोगों की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी बढ़ जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, चूँकि हमारे सारे सौदे हुए थे पिछले, और उन सौदों के अंदर जो है वो एक फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट का लिया गया था, वो अगर 1% बढ़ जाता है तो हमारी कॉस्टिंग में बहुत फर्क पड़ जाता है। और ये 1% फर्क तो सिर्फ डिस्काउंट रेट से आता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो 2 से 3% चला जाता है, तो जो एक मार्जिन है हमारा, वो मार्जिन सारा वाइप ऑफ हो जाता है। तो स्टेट बैंक को और हुकूमत को इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि इसको जो है वो इस तरीके से लेके चलें कि हमारी तमाम जितनी भी बाकी चीज़ें हैं वो अपनी सही तरीके से चलती रहें। तो अहमद साहब, इस वक्त जो फ्रेट चार्जेस हैं वो ऑलरेडी हमने देखा अपने ऑल टाइम हाई पर हैं, कई गुना उनमें इजाफा हो चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स स्टेट बैंक नहीं अपने सामने रख रहा होता कि ऐलान होता है उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का, मईशत को डबल करना है, और फिर इक़दामात इस तरह के होते हैं कि आप अपने टारगेट्स की तरफ तो बढ़ ही नहीं सकते, उल्टा आपको पीछे हटना पड़ेगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ ऑन एन एवरेज 50-50 होता है कि हम C&F बेच रहे हैं या FOB बेच रहे हैं, मगर अगर FOB भी बेच रहे हैं तो जो माल खरीदने वाला है अगर वो भी फ्रेट दे रहा है और वो हमंगस फ्रेट का डिफरेंस दे रहा है तो उसके लिए माल की वायबिलिटी नहीं रहेगी। वो अगले ऑर्डर्स प्लेस करते हुए हिचकिचाएगा कि पता नहीं मेरी आगे क्या पोजीशन होगी। तो ये एक ऐसी पोजीशन है कि जहाँ बायर भी नुकसान में है और सेलर भी नुकसान में है, और अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है वो इतना प्राइस नहीं पे कर सकता जो मार्केट का इफेक्ट उस प्राइस पे डलता है। तो मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज ये सारे डिसीजन जो हैं ये बहुत रियलिस्टिकली लेने चाहिए, इन लाइन विद द मार्केट ट्रेंड लेना चाहिए, और इसमें हमें ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि जो मैंने पहले बात की कि इन्फ्लेशन की शरह को जो है वो डिस्काउंट रेट से मशरूत होना चाहिए और वो उसी तरीके से चले। बहुत हमंगस इजाफा जो है वो अगर हो भी गया है तो भी हमारे पास 2.5-3% का कुशन था और उस कुशन को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब क्या हुकूमत इस पर कोई गौर फिक्र करती है और अगले 1.5 महीने बाद जब दोबारा ये तारीख आती है तो फिर उसमें क्या फ़ैसला होता है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इस वक्त बहुत प्रेशर में महसूस होती है, चूँकि जो इंटरनल इश्यूज़ थे वो अभी हल नहीं हो सके थे कि अब एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स ने भी, एक्सटर्नल फैक्टर्स ने भी इस इंडस्ट्री को हिट करना शुरू कर दिया। और दुनिया के हालात की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री भी मुतासर हुई है, चूँकि कॉस्ट बढ़ रही है। जब ऑयल प्राइसेस महंगी होंगी तो बिजली की प्राइस भी बढ़ जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। पॉलिसी इशूज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं, रिफंड्स की टाइम पर पेमेंट्स का इशू, जो टैक्स के इशूज़ हैं वो अपनी जगह पर इस इंडस्ट्री के लिए मौजूद है। अब ऐसी सूरत हाल में इस इंडस्ट्री को ग्रो करना कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं उनको बचाना और फिर नई मार्केट्स को कैप्चर करना कितना मुश्किल या चैलेंजिंग हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कामरान अरशद साहब चेयरमैन है एप्टिमा के। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो कॉस्ट बढ़ रही है ये आपकी खासतौर पर एक्सपोर्ट सेक्टर को, आपके टेक्सटाइल के, कितना हिट कर रही है? और फिर जो दीगर पॉलिसी इशूज़ हैं वो तो ज़ाहिर है पहले से मौजूद थे, लेकिन ये मौजूदा सूरत हाल ने कितना नुकसान पहुँचाया है अभी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझ रहा हूँ सर कि हमारी ऑलरेडी पूरे खत्ते के बाकी ममालिक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम के मुकाबले में हमारा बिजली का नर्ख भी ज़्यादा था, हमारा गैस का नर्ख भी ज़्यादा था, हमारा टैक्सेशन का निज़ाम भी एडवर्स एंड रेट भी ज़्यादा था। फिर ऊपर से इंटरेस्ट रेट हमारा पहले 10.5% फाइबर रीजन के बाकी सारे सेंट्रल बैंक रेट से ज़्यादा था। तो ये जो कल उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा के उसको 10.5 से 11.5 किया, ये हमें मजीद इम्पैक्ट करेगा। फिर रही सही कसर ये जो एक मशरिक़ वस्ता की जो जंग थी उसके जो असरात पाकिस्तान पे मुरतब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उस चीज़ से हमें और मजीद मुतासिर करना है और नेगेटिवली इफेक्ट करना है। तो पहले ही कॉन्फिडेंस बिजनेस का लूज हो रहा था, शेक हो रहा था। सिर्फ एक आपकी टेक्सटाइल की सनत थी जो इस साल के माली 8 महीनों में अपनी एक्सपोर्ट बरकरार रख रही थी, लेकिन अब वो भी नीचे जाना शुरू हो गई है क्योंकि सप्लाई डिसरप्शंस आ रही हैं, लॉजिस्टिक चेन डिसरप्शन आ रही है। तो अब हमें लग रहा है कि सर एक्सपोर्ट बरकरार रखना पिछले साल जितना मुमकिन नहीं रहेगा।
तो कामरान साहब, जो हमारे बड़े ग्रुप्स हैं टेक्सटाइल के जिनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, शायद वो तो ये मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर जाएं, लेकिन जो छोटे बिजनेस वाले हैं जो सिर्फ टेक्सटाइल पर ही रिलाई करते हैं, ये उनके लिए इस वक्त कितना ये मुश्किल वक्त है, और उनके लिए फिर उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए इस वक्त क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए सर, सबसे पहले तो जो कोई भी कारोबार होता है ना, वो टॉप के 10 या 15 कंपनियों पे बेस नहीं किया जाना चाहिए, वो पूरे सेक्टर की वायबिलिटी पे बेस किया जाना चाहिए। खास तौर पे जो उसमें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होती है, वो बैकबोन होती है, ठीक है। खाली आप 10 या 15 20 बड़े ग्रुप्स जिनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उन पे आप रिलाई नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट एक तरफ तो देखती है फर्टिलाइजर प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स, ऑटोमोबाइल प्लांट्स, बैंक्स की इनके नफे ठीक जा रहे हैं, लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट अर्निंग इंडस्ट्री है जो कि टेक्सटाइल है, और वो 55 से 57% आपकी इज्तिमाई एक्सपोर्ट का हिस्सा है, उसकी वो नुकसान में है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हो रही है या स्मॉल मीडियम नुकसान में है। बहुत सारी आपकी सनत बंद हो चुकी है, मजीद बंद होने के दहाने पे है। उसका क्वांटिटेटिव एविडेंस आपको इस चीज़ से मिलता है कि आप इस सनत को अब गैस नहीं मिल रही है, गैस बहुत महंगी कर दी गई है ताकि ग्रिड को तरजीह दी जाए। ग्रिड पे ऑफ टेक के नंबर वो भी रिड्यूस हो गए हैं, पिछले साल की निस्बत ग्रिड की ऑफ टेक भी रिड्यूस हो गई है। बहुत सारे लोगों ने सोलर लगा लिए अपनी मदद आपके तहत, लेकिन अब सर मुझे लग रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं मेंटेन होगी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, ये आबियान हुर्मुज़ के ब्लॉकेड की वजह से भी, और दुनिया भर में बहुत सारे सप्लायर्स फोर्स मेजोर इन्वोक कर रहे हैं, तो जो चीज़ें पाकिस्तान आनी हैं वो नहीं जा सकेंगी। और जो हमारी एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है अब कंट्री से कराची पोर्ट या कराची पोर्ट से बाकी मुल्क में, वो सब्सटेंशियली बढ़ चुकी है। सी फ्रेट बढ़ चुके हैं, एयर फ्रेट बढ़ चुके हैं। मुझे लग रहा है सर इससे काफ़ी हमारी ना बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट तबका, उनको सेटबैक आने हैं, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो लेदर है, चाहे वो स्पोर्टिंग गुड्स है, चाहे वो आपकी गारमेंट इंडस्ट्री है, वो मजीद सेटबैक आने हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा नहीं कर रही, फिर ऊपर से जो FBR की मनफी पॉलिसीज़ हैं, एंड किसी को किसी वक्त रेड करके अरेस्ट कर लें शक के बेसिस पे। मुझे लग रहा है सर ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मनफी असर आएगा बिजनेस को। तो कामरान साहब, ये मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है, इसको तो अभी ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि थोड़ी ये प्रोलॉन्ग होगी, चूँकि सेकंड फेज़ डायलॉग का हो ही नहीं सका, अभी वहाँ कामयाबी के इम्कानात तो थोड़े कम ही नज़र आ रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में ये हालात मज़ीद कितने चैलेंजिंग हो जाएंगे, चूँकि एक्सपोर्ट तो हमारी डिस्टर्ब है, जो हमारा रॉ मटीरियल इम्पोर्ट की सूरत में आता है वो भी फिर उसमें भी थोड़ी सी कमी या लिमिटेशंस हो जाएंगी? जी बिल्कुल सर, वो भी लिमिटेशंस हो जाएंगी। आपका पॉलिएस्टर मोस्टली चाइना से या ईस्टर्न कंट्रीज से आता है, फार ईस्ट की कंट्रीज से। वो कई कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कैंसिल हुए हैं फोर्स मेजोर इन्वोक करके, या शिपमेंट डिले हो रही हैं या आ ही नहीं रही। इसी तरह जो आपकी अपनी मकामी कॉटन है, वो भी एक रिकॉर्ड लो फसल हुई है इस दफा, 5.7 मिलियन बेल्स की, वो भी कुछ 7-8 मिलियन बेल इम्पोर्ट होनी है, वो उसमें भी ताखीर आएगी। तो आपने सनत चलानी किस तरह, फिलहाल हमारी समझ से बाहर है, और कॉटन की तरफ कोई किसी की तरजीह भी नहीं है इसको रिवाइव करने की, जो कि आज से सन 2012-13 में कोई तकरीबन पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड हदफ 14.3 मिलियन बेल का हासिल किया था। वो पिछले 2 साल से स्टैगनेट करके 5.5-5.6 मिलियन बेल के रिकॉर्ड लो पे चली गई है। तो हमारा जिम्मेदार भी सर तंग है, फिर जिम्मेदार भी मजबूर होगा कि वो अल्टरनेट क्रॉप्स पे शिफ्ट हो जाए। तो मुझे सर लॉन्ग टर्म में ना, अनलेस गवर्नमेंट कोई बड़े हंगामी बेसिस पे बिजनेस कम्युनिटी एंड एप्टमा जैसी एसोसिएशंस के साथ बैठ के उनकी प्रॉपरली सुने एंड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, मुझे नहीं लग रहा सर ये इस मुल्क में कोई सनत का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अनलेस फेडरल गवर्नमेंट इसको कोई प्रायोरिटी बेसिस पे इमरजेंसी स्टेप्स लेके बहाली की तरफ चीज़ों को लेके जाए और बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टमा, हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त अब ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट पर यह मुनहसर है कि वो कितना संजीदगी के साथ इन मामलात को लेता है, और एप्टमा और फिर दूसरी जो दीगर सेक्टर्स हैं बिज़नेस के, एक्सपोर्ट्स के, उनको कितनी फैसिलिटेशन प्रोवाइड आने वाले दिनों में की जाती है। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।